हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां चीन नहीं बता रहा है भारत से बातचीत की अगली तारीख। जी हां दोस्तों, क्या हो सकता है इसके पीछे का बड़ा कारण बताएंगे दोस्तों आपको। और चाइना ने फिर से फोड़ा है भारत पर ठीकरा। जी हां दोस्तों, क्या बातें हैं, क्या खबर है दोस्तों, हर चीज आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद अब बांग्लादेश पहुंचे आर्मी चीफ जनरल नरवणे। जी हाँ दोस्तों, क्या चीन के खिलाफ बनेगी रणनीति। जी हाँ दोस्तों, ये खबर भी आपको बताएंगे जो कि सबसे बड़ी खबर है। उससे आगे बताएंगे जहां फ्रांसीसी राफेल और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने दागी परमाणु मिसाइल है। जी हाँ दोस्तों, क्या जंग की ओर बढ़ रहा है यूरोप, इससे भी जानकारी देंगे दोस्तों। साथ ही बताएंगे जहां पर करारा जवाब मिलेगा अमेरिका को। जी हाँ दोस्तों, फिर किस बात पर चीन ने अमेरिका को दे दी है बड़ी धमकी, ये भी बताएंगे दोस्तों आपको। साथ ही बताएंगे अगली खबर में जहां पर कोबरा कमांडो राजेश्वर सिंह को नक्सलियों ने कर दिया है रिहा। जी हां दोस्तों, आप सभी के इतने आशीर्वाद के बाद कोबरा कमांडो भारत का वापस आ गया है। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर और क्या रहा इसके पीछे का बड़ा कारण कि नक्सलियों ने छोड़ दिया कोबरा को। जी हां दोस्तों, साथ ही बंगाल चुनाव से बड़ी खबरें आ रही है और मोदी जी ने लॉकडाउन को लेकर क्या कहा है दोस्तों, क्या लगेगा लॉकडाउन या नहीं, मोदी जी के जुबाने खुद सुनाएंगे दोस्तों आपको जो भी कुछ कहा है उन्होंने। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जितने भाई बहन पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में रोजाना जमा करना चाहते हैं 95 रुपए। जी हाँ दोस्तों, मात्र 95 रुपए मैच्योरिटी पर मिलेगी आपको 14 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट ऑफिस का ये स्कीम जानने के लिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है और भारतीय सेना तो हमारा देश गर्व से जी रहा है, तो हमेशा की तरह इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां चीन नहीं बता रहा है भारत से बातचीत की अगली तारीख। LAC विवाद के लिए फिर भारत पर फोड़ा ठीकरा। जी हाँ दोस्तों, चीन ने गुरुवार को कहा है कि लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव को दूर करने के मकसद से सैन्य कमांडर्स के बीच 11वीं बैठक के लिए वो भारत से संपर्क में है, लेकिन उसने बातचीत के लिए किसी भी तारीख की पुष्टि नहीं की है। दोस्तों, बैठक को लेकर एक सवाल का जवाब देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय ने सीमा पर बिगड़ते हालात के लिए फिर भारत को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि चीन ने इस बात से इनकार किया है कि बातचीत में देरी हो रही है, जबकि 10वें दौर की बातचीत करीब 7 सप्ताह पहले 20 फरवरी को हुई थी। दोस्तों, भारत में कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नई दिल्ली और बीजिंग के बीच कॉर्प्स कमांडर लेवल की अगले बातचीत शुक्रवार को हो सकती है दोस्तों। और बताया यह जा रहा है कि अगली बैठक में पूर्वी लद्दाख से टकराव वाले बचे हुए स्थानों से डिसएंगेजमेंट पर बात होगी, यानी कि सैनिकों को हटाने पर बात होगी। 20 फरवरी की बातचीत से पहले दोनों देशों ने पेंगोंग झील के किनारे से सशस्त्र सैनिकों और टैंकों को हटा लिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने गुरुवार को एक सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि चीन और भारत के बीच 11वें दौर की बातचीत के लिए संवाद कर रहे हैं। बैठक में कोई देरी नहीं हुई है, जैसा कि आपने कहा। इसी तरह के अन्य जवाब में उन्होंने कहा है कि मुझे आगामी बातचीत को लेकर कोई जानकारी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि भारत चीन सीमा पर स्थिति स्पष्ट है और इसकी जिम्मेदारी चाइनीज पक्ष पर नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय पक्ष हमारे नेताओं के बीच बनी सहमति और सीमा पर तनाव को कम करने के लिए संबंधित समझौतों और संधियों को लागू करने के लिए चीन के साथ काम करेगा। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में दोस्तों देखा आपने, चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कहा है कि वो 11वें दौर की बातचीत के लिए भारत के साथ तैयार हैं, लेकिन डेट फाइनल नहीं कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत कब से डेट को फिक्स करने की बात चाइना से कर रहा है, लेकिन चाइना आगे से डेट फिक्स करने की कोशिश नहीं कर रहा है। दोस्तों, ऐसे में क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या हो सकता है इसके पीछे का बड़ा कारण? क्या कहीं चाइना फिर से सैनिकों को बढ़ाने की कोशिश तो नहीं करेगा? जी हाँ दोस्तों, आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां PM मोदी के बाद अब
बांग्लादेश पहुंचे आर्मी चीफ जनरल नरवणे। क्या चीन के खिलाफ बनेगी रणनीति? जी हां दोस्तों, हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने 5 दिनों की ढाका यात्रा पर पहुंचे हैं। दोस्तों, ढाका पहुंचने पर उनका स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर देकर किया गया है। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश के वायुसेना और नौसेना प्रमुखों के साथ मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा भी की है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बांग्लादेश दौरे के तुरंत बाद आर्मी चीफ के ढाका पहुंचने को काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। दोस्तों, जनरल नरवणे ने ढाका में बांग्लादेश के 1971 के मुक्ति संग्राम शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। वो दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच करीबी संबंधों को और मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से 5 दिन की यात्रा पर बांग्लादेश आए हैं। नरवणे बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल अजीज अहमद के आमंत्रण पर ढाका पहुंचे हैं। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पड़ोसी देश की यात्रा की थी। आपको बता दें दोस्तों, कि बताया जा रहा है कि जनरल नरवणे संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में 4 से 12 अप्रैल तक चल रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास शांति अग्रसेना के समापन समारोह में भी शामिल रहेंगे। जी हां दोस्तों, शेख हसीना के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद बांग्लादेश के तेवर जरा बदले हुए हैं। अब वो चीन के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को तवज्जो दे रहा है। दोस्तों, पिछले साल बांग्लादेश ने सिलहट में एयरपोर्ट टर्मिनल को ठेका चीनी कंपनी को दिया था, जबकि सिलहट भारत की उत्तर पूर्व सीमा से सटा हुआ है और संवेदनशील इलाका माना जाता है। इसकी मदद से चीन भारत के पूर्व नॉर्थ ईस्ट इलाके पर नजर रखने का प्लान बना रहा था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या आर्मी चीफ जनरल नरवणे का बांग्लादेश दौरा कहीं चाइना के खिलाफ नई रणनीति तो नहीं है? दोस्तों, क्या कहते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये रणनीति बन भी रही है तो भारत के लिए फायदे का ही सौदा होने वाला है। दोस्तों, ऐसे में आप लोग क्या कहेंगे? अगर आप भी मानते हैं कि भारत को जहां फायदा मिले वहां हाथ बढ़ाना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में भारत को फायदा होना बहुत जरूरी है, जरूर लिखिएगा दोस्तों ये बात। चलता अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, आप सभी को अपडेट करने के लिए। चलता अगली खबर की तरफ, जहां फ्रांसीसी राफेल और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने दागी है परमाणु मिसाइलें। क्या जंग की ओर बढ़ रहा है यूरोप? जी हाँ दोस्तों, बता दें यूरोप में युद्ध की आहट के बीच फ्रांस ने भी अपनी जंगी तैयारियों को तेज कर दिया है। दोस्तों, बुधवार को फ्रांसीसी एयरफोर्स में शामिल राफेल और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने एक युद्धाभ्यास के तहत परमाणु मिसाइलें दाग कर अपनी ताकत को एक बार फिर दिखाया है। दोस्तों, दरअसल इन दिनों यूक्रेन बॉर्डर पर रूसी फौज के जमा होने से तनाव चरम पर है। दूसरी तरफ नॉर्वे में अमेरिकी बॉम्बर्स के पहुंचने से गुस्साए रूस ने अपनी नौसेना की उत्तरी फ्लीट को तैनात किया हुआ है। दोस्तों, फ्रांसीसी वायुसेना की परमाणु निवारक बल ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। फ्रांस हर साल अपनी परमाणु हमले की क्षमता की जांच के लिए ऑपरेशन पोकर के नाम से 4 बार युद्धाभ्यास करता है। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां आपको बता दें कि चाइना ने दिया अमेरिका को करारा जवाब मिलेगा का चेतावनी। बता दें दोस्तों, अब किस बात को लेकर चीन ने अमेरिका को धमकाया है? बता दें, अलग अलग मुद्दों पर अक्सर एक दूसरे को टारगेट करने वाले चीन ने एक बार फिर से अमेरिका को चेताया है। चीन की सरकार ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वे अगले साल बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक का बहिष्कार न करें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने कहा था कि वे मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों के प्रति संयुक्त रुख अपनाने के लिए सहयोगी देशों से बात कर रहे हैं, जिसके बाद चीन ने यह बड़ी चेतावनी दी है। दोस्तों, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शिनजियांग प्रांत में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के आरोपों को खारिज किया है। दोस्तों, उन्होंने चेतावनी दी है कि ओलंपिक के संभावित बहिष्कार का चीन करारा जवाब देगा। प्रवक्ता झाओ लिजियान ने आगे कहा कि खेलों के राजनीतिकरण से ओलंपिक चार्टर की भावना और सभी देशों के खिलाड़ियों के हितों को नुकसान पहुंचेगा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि अमेरिकी ओलंपिक समिति सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे स्वीकार नहीं करेगा। विभिन्न मानवाधिकार समूह फरवरी 2022 में होने वाले इन खेलों के चीन में आयोजन का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने बहिष्कार या अन्य कदम उठाने की अपील की है, जिससे कि उइगर, तिब्बत और हांगकांग के लोगों के चीन के उत्पीड़न के आरोपों की ओर ध्यान खींचा
खींचा जा सके। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कितने भाई बहन हमारे हैं जो ये मानते हैं कि चाइना में ओलंपिक गेम नहीं होने चाहिए, बताइएगा जरूर दोस्तों। अगली खबर की बात करें ऐसे में तो भारत के लिए बड़ी खुशी की खबर है दोस्तों, जहां पर आप सभी के आशीर्वाद से कोबरा कमांडो राजेश्वर सिंह को नक्सलियों ने किया रिहा। सीआरपीएफ कैंप पहुंचे जवान। जी हाँ दोस्तों, कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सलियों ने रिहा कर दिया है दोस्तों। उन्हें 3 अप्रैल को बीजापुर में हुई मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों ने अगवा कर लिया था। सैकड़ों ग्रामीणों के सामने नक्सलियों ने सीआरपीएफ के जवान को रिहा कर दिया है दोस्तों। पद्मश्री धर्मपाल सैनी की उपस्थिति में बिना किसी शर्त के नक्सलियों ने जवान को बिना नुकसान पहुंचाए छोड़ दिया। यहां से रिहा होने के बाद अब जवान सीआरपीएफ कैंप में पहुंच गया है। जी हां दोस्तों, नक्सलियों के कब्जे से 6 दिन रहने के बाद कोबरा जवान राकेश्वर मनहास को रिहा किया गया। सरकार द्वारा गठित 2 सदस्यीय मध्यस्थता टीम के सदस्य पद्मश्री धर्मपाल सैनी, गोंडवाना समाज के अध्यक्ष तेलम बोरैया समेत सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी में नक्सलियों ने जवान को रिहा कर दिया। रिहाई के बाद मध्यस्थता करने गई टीम जवान को लेकर बासागुड़ा लौट गई। जी हाँ दोस्तों, तो वही जवान की रिहाई पर उनकी पत्नी मीनू ने कहा है कि आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। मैं उनकी वापसी को लेकर हमेशा आशापूर्ण थी। मैं सरकार को धन्यवाद करती हूँ। मैं मोदी सरकार को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मीनू ने बताया कि उन्हें राकेश्वर की रिहाई और अच्छे स्वास्थ्य की जानकारी आधिकारिक तौर पर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जितने भाई बहन को ये सुन करके खुशी हुई है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में थैंक यू मोदी जी और कांग्रेचुलेशन कोबरा कमांडो राजेश्वर जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जापान ने हांगकांग उइगरों के मुद्दे पर चीन से कर दी बात। सुरक्षा को लेकर जताई है बड़ी चिंता। बता दे, जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने मंगलवार को अपने चीनी समकक्ष के समक्ष क्षेत्रीय पानी में चीनी घुसपैठ, हांगकांग की स्थिति और चीन के उइगुर अल्पसंख्यक के मानवाधिकार की स्थिति पर कड़ी चिंता व्यक्त की है। पूर्व और दक्षिण चीन सागरों में चीन के व्यापक क्षेत्रीय दावे चीन अमेरिकी संबंधों में एक प्राथमिकता का मुद्दा बन गया है और ये जापान की सुरक्षा के लिए बड़े ही चिंता का विषय है। जी हाँ दोस्तों, इस दोनों देशों ने क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की है और म्यांमार में स्थिति को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर सहमति व्यक्त की है दोस्तों। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ फोन पर बातचीत में मोतेगी ने क्षेत्रीय जल में चीन की घुसपैठ के साथ साथ हांगकांग की स्थिति और मानवाधिकारों के मुद्दों पर गंभीरता, चिंता और व्यक्त की और ठोस कार्रवाई के लिए भी कहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो ब्रिटेन में म्यांमार राजदूत को चुकानी पड़ी सैन्य सरकार के खिलाफ बोलने की बड़ी कीमत। लंदन ऑफिस में घुसने से रोका गया। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन में म्यांमार के राजदूत जिन्होंने देश में सैन्य तख्ता पलट की आलोचना की है, उनका कहना है कि उनके सहयोगियों ने उन्हें लंदन स्थित ऑफिस से बाहर कर दिया है। कौवा जोरमिन ने कहा है कि उन्हें बुधवार शाम को सैन्य शासन के प्रति वफादार राजनयिकों ने दूतावास यानी एम्बेसी में घुसने से रोक दिया है। राजदूत ने इस कदम को बगावत करार दिया है दोस्तों। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि ब्रिटेन के इस मामले में कोई कदम उठाया है या नहीं। पिछले महीने राजदूत ने म्यांमार के लोकतांत्रिक नेता आंग सान सू की रिहाई की मांग की थी, जिन्हें 1 फरवरी को सेना ने तख्ता पलट करते हुए सत्ता से हटा दिया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा इस खबर को लेकर। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन अमेरिका में बढ़ा टकराव। दोनों देशों ने विवादित जल क्षेत्र में भेजे युद्धक पोत। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन और अमेरिका में तनाव चरम पर है। जी हाँ दोस्तों, दोनों देशों द्वारा विवादित जल क्षेत्र पूर्व और दक्षिण चीन सागर में विमान वाहक पोत रवाना करने के बाद टेंशन और बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल बीजिंग इन क्षेत्रों में अपना दावा ठोक रहा है और वॉशिंगटन ने चीन का मुकाबला करने के लिए सैन्य अभ्यास तेज कर दिया है दोस्तों। वॉशिंगटन ने यह अभ्यास ऐसे समय में शुरू किया जब चीन और फिलीपींस दोनों द्वारा इस क्षेत्र पर दावा किया जा रहा है और बीजिंग ने अपने 200 जहाज दक्षिण चीन सागर के विटसून रीफ में घुसा दिए। इसके अलावा
हाल के दिनों में चीनी कोस्ट गार्ड ने सेनकाकू द्वीप समूह के पास वाले इलाकों में अपनी आक्रामकता गतिविधियां तेज की हैं। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो कोविशील्ड वैक्सीन के शेल्फ लाइफ में बदलाव से WHO का इनकार, सीरम इंस्टीट्यूट की अर्जी को ठुकरा दिया है। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बनाई हुई कोविशील्ड वैक्सीन की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी है। WHO ने कारण बताते हुए कहा है कि इसके लिए दिया गया डेटा पर्याप्त नहीं है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कुछ दिनों पहले WHO से अपील की थी कि उसकी वैक्सीन की शेल्फ लाइफ को 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने किया जाए। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो आतंक पर बड़ा प्रहार। जी हां दोस्तों, कश्मीर के शोपियां में 3 आतंकियों को कर दिया गया है ढेर। अंसार गजवातुल हिंद का टॉप कमांडर घिरा गया। जी हां दोस्तों, कश्मीर घाटी के शोपिया जिले में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। दोस्तों, मारे गए आतंकियों की शिनाख्त नहीं हुई है। मुठभेड़ में 2 जवानों के घायल होने की सूचना है, हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जी हां दोस्तों, सूत्रों का कहना है कि अंसार गजवातुल हिंद का टॉप कमांडर भी इस मुठभेड़ में घिरा हुआ है। अंसार गजवातुल हिंद जैश ए मोहम्मद का ही एक अंग है। इस ऑपरेशन को सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम अंजाम दे रही है। चलता अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां फर्जी दस्तावेजों से अमेरिका में लोगों को प्रवेश कराने वाले पाकिस्तानी नागरिक पर आरोप है तय। जी हां दोस्तों, अमेरिकी संघीय ग्रैंड जूरी ने 40 वर्षीय पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी नागरिकों लोगों को बिना वैध दस्तावेजों के अमेरिका में प्रवेश कराने के मामले में आरोप तय किए हैं। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो राफेल सौदे को लेकर बड़ी खबर, जहां दसॉल्ट एविएशन ने साफ कर दिया है कि 36 विमानों की आपूर्ति में करार का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। जी हां दोस्तों, भारत में राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए हुए सौदे पर लगाए गए कई आरोपों पर ये विमान बनाने वाली फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। दोस्तों, कंपनी ने गुरुवार को जारी किए एक बयान में कहा है कि 36 राफेल लड़ाकू विमानों की आपूर्ति के लिए भारत के साथ साल 2016 में किए गए सौदे में अनुबंध संरचना का किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया गया है। जी हां दोस्तों, ऐसे में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विपक्ष की पार्टियां, खास करके कांग्रेस जैसी पार्टियां घेर रही थी दोस्तों, और ऐसे में अब इस दसॉल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा दिए गए इस बयान के बाद अगर आप भी मानते हैं कि इस प्रकार से झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों, जो झूठे आरोप लगाते हैं। ऐसे में दोस्तों, कंपनी ने साफ कर दिया है। कल तक अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की अभी नहीं होगी वापसी। इसकी बड़ी वजह क्या है दोस्तों, बता दें आपको। जो बाइडेन के किसी भी फैसले पर न पहुंचने से अफगानिस्तान में बाकी के 2500 अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने पर रोक लग सकती है दोस्तों। तो वहीं अमेरिका तालिबान के बढ़ते खतरे से जूझ रही अफगान सेना को समर्थन जारी रख सकता है। अगले 3 हफ्तों में भी सभी सैनिकों और उनके उपकरणों को अफगानिस्तान से हटाना मुश्किल होगा। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो मुसलमानों पर चीन की बर्बरता के खिलाफ उठाई गई है आवाज। अलगाववादी बता ड्रैगन ने सुनाई फांसी की सजा। जी हां दोस्तों, शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे चीन को यह बर्दाश्त नहीं है कि देश के भीतर कोई इसके खिलाफ कोई आवाज उठाई जाए। यदि ऐसा कोई दुस्साहस करता है तो उसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। ताजा मामले में चीन ने उइगर समुदाय से आने वाले 2 पूर्व सरकारी अधिकारियों को मौत की सजा दे डाली है दोस्तों। इन पर शिनजियांग में अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। जी हां दोस्तों, अगली खबर की ओर चलें तो अमेरिकी दूत ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में भारत की भूमिका है अहम। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन केरी ने गुरुवार को कहा है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे में भारत की भूमिका काफी अहम है। उन्होंने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में कहा था कि भारत जलवायु परिवर्तन पर गठित टास्क फोर्स का अहम सदस्य है। उन्होंने कहा कि भारत के पास इस चुनौती से निपटने के लिए पर्याप्त बौद्धिक संसाधन है और वो इस पर काबू पाने में बड़ा योगदान दे सकता है। जी हां दोस्तों, जॉन केरी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन को लेकर हम सब के सामने बड़ी चुनौती ठोस कदम उठाने
की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पिछले 3 दिनों में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्र सरकार के तमाम प्रतिनिधियों से मुलाकात भी कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप ये मानते हैं कि अमेरिका की बात भारत को लेकर सराहनीय है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू अमेरिका जरूर कहिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो बढ़ते कोरोना पर बोले प्रधानमंत्री मोदी जी, कहा अभी नाइट कर्फ्यू ही काफी है, संपूर्ण लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरुवार को राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठक की है दोस्तों। इस दौरान कोरोना की विकराल स्थिति और वैक्सीनेशन पर बड़ी चर्चा हुई। मीटिंग के दौरान गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि कोरोना के मामले दोबारा बढ़ रहे हैं, ऐसे में तत्काल उपाय आवश्यक हो गया है। उन्होंने कहा है कि देश में 9 करोड़ के अधिक टीकाकरण हो चुका है। 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों का टीकाकरण शीघ्र पूर्ण किया जाए। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि अभी लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। तो वहीं मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना के बचाव के लिए भी सुझाव मांगे हैं दोस्तों। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर चुनौतीपूर्ण स्थिति बन रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कुछ राज्यों में चुनौती बढ़ रही है, हमें गवर्नेंस पर बल देना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश फर्स्ट वेव की पीक को क्रॉस कर चुका है और इस बार संक्रमण पहले से ज्यादा है। पीएम ने कहा कि हम सब के लिए चिंता का विषय है, इस बार लोग पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा कैजुअल हो गए हैं दोस्तों। उन्होंने कहा है कि फिर से युद्ध स्तर पर काम करना होगा। पीएम ने कहा कि जन भागीदारी के साथ साथ हमारे डॉक्टर स्थिति को संभालने में आज भी लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर हम लोग आपसे सवाल पूछे दोस्तों कि क्या भारत में फिर से लॉकडाउन लगना चाहिए या फिर सब लोगों को अब कोरोना के बारे में जानकारी है तो उसके हिसाब से सावधानी बरतनी चाहिए, क्या कहेंगे दोस्तों आप लोग? क्या जवाब रहेगा आपका? कमेंट करके इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो नोएडा और गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है दोस्तों और सभी स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। साथ ही अगली खबर की बात करें तो काशी विश्वनाथ मंदिर 51 वापी मस्जिद पर आया है बड़ा फैसला। कोर्ट ने पुरातात्विक सर्वेक्षण को दे डाली है मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में वाराणसी की कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है दोस्तों। कोर्ट ने इस मामले में पुरातात्विक सर्वेक्षण किए जाने को अपनी मंजूरी दे डाली है। वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज आशुतोष तिवारी ने यह बड़ा फैसला सुनाया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों? राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करें तो दिल्ली में सर गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव, जो कि सभी को पहले लग चुकी थी कोरोना की वैक्सीन, उसके बाद भी ये सभी 37 के 37 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए दोस्तों। ऐसे में आप सभी भाइयों और बहनों से हमारा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज कोरोना को लाइटली ना लें और पूरी सावधानी बरतें। जी हाँ दोस्तों, अंतिम खबर की बात करें तो पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में रोजाना जमा करे 95 रुपए, मैच्योरिटी पर मिलेंगे 14 लाख रुपए। बता दें पोस्ट ऑफिस में ऐसी कई जीवन बीमा की योजना है, इन्हीं में से एक स्कीम है ग्राम सुमंगल रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। जी हाँ दोस्तों, ये एक एंडोमेंट स्कीम है जो कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को मनी बैक के साथ साथ इंश्योरेंस कवर भी देती है। इस स्कीम के तहत 2 तरह के प्लान आते हैं दोस्तों इस योजना। एक और फायदा है कि अगर आप रोजाना सिर्फ 95 रुपए के हिसाब से इसमें निवेश करेंगे तो आप स्कीम के अंत तक 14 लाख रुपए पा सकते हैं। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम की शुरुआत 1995 में हुई थी और इस स्कीम के तहत पोस्ट ऑफिस 6 अलग अलग बीमा योजनाएं पेश करता है, इन्हीं में से ये एक ग्राम सुमंगल स्कीम है। जी हाँ दोस्तों, इससे जुड़े अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए और आप चाहते हैं कि पोस्ट ऑफिस में जाकर के इस स्कीम का फायदा उठाएं तो कमेंट सेक्शन पर अपनी क्वेश्चन जरूर पूछिएगा दोस्तों, हम आपको जवाब देंगे। साथ ही पोस्ट ऑफिस जाकर के इस बारे में पता कर सकते हैं आप लोग। और ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधु में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अभी कर दीजिए।